बहुत सतर्क होकर टिकट वितरण किया जा रहा है। तो 2018 में क्या कोई चूक हुई थी? कभी आपके मन में ये नहीं आता कि जिस सीट पर आपके परिवार ने इतना काम किया वहां पर दूसरे नाम चर्चा में भी क्यों आते हैं? कमलनाथ जी भी आ रहे हैं यहाँ पे सभाएं करने, तो क्या लगता है उनकी सभाओं से कुछ फर्क पड़ेगा? मध्य प्रदेश में 2 बीजेपी काम करती है, एक मेन बीजेपी शिवराज जी की, दूसरी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी। बट सवाल तो यहाँ भी ये उठ रहा है कि जब मध्य प्रदेश में 15-20 वर्षों से भाजपा की सरकार है, उसके बाद सिर्फ 11 विधायक महिलाओं में, बीजेपी की सरकार है, विधायक ज्यादा भी हो सकते थे। एक और दिलचस्प आंकड़ा ये आया है 2008, 13 और 18 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में, जहां कांग्रेस ने 12% महिलाओं को टिकट दिए हैं, वहां बीजेपी ने महज 10% महिलाओं को ही टिकट दिए हैं। बीजेपी की जीत में आपको क्या विघ्न नजर आता है? जब भी इस सीट पर टिकट वितरण की बारी आती है तो नाम आता है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का, या अभी तो ये भी बात हो रही है कि चूंकि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से हैं, गिरीश जी जिनको आपने हराया था, तो उनके लिए भी प्रयास हो सकता है। सोनिया गांधी ने कमेंट किया कि ये बिल तो हमारा था, हम पहले लेकर आए थे इसको। बूथ लेवल पे भी ये चर्चा होती है, सियासी गलियारों में भी ये चर्चा होती है। ये भी आज एक आंकड़ा है, दिलचस्प आंकड़ा है। एमपी की 49% लगभग आबादी, 48% से ज्यादा महिलाएं हैं, 2.67 करोड़ महिलाएं हैं, लेकिन लगातार 3 चुनावों का ट्रेंड ये बता रहा है कि कांग्रेस ज्यादा महिला प्रत्याशियों को टिकट देती है। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही Global Festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential। नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया। आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ रही हैं भोपाल की गोविंदपुरा सीट से बीजेपी विधायक श्रीमती कृष्णा गौड़ जी। कृष्णा गौड़ जी पूर्व महापौर रही हैं भोपाल में, एमपी टूरिज्म स्टेट कॉर्पोरेशन की भी पूर्व चेयरपर्सन रही हैं और भोपाल की फर्स्ट एवर महिला विधायक हैं। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी लाइव न्यूज में। आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रही हैं। धन्यवाद। आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जा रहा है, भोपाल में भी धूमधाम से ये पर्व मन रहा है। श्री गजानन को विघ्नहर्ता कहते हैं। इस बार आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की जीत में आपको क्या विघ्न नजर आता है? ऐसी चुनौती बीजेपी के सामने सांप कुछ दिखाई नहीं देती है, लेकिन हाँ, चुनाव को चुनाव की तरह ही लड़ना होता है। हर परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव की रणनीति तैयार की जाती है और इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब भी चुनाव होते हैं अपनी पूरी रणनीति के तहत चुनाव लड़ती है, एक एक सीट पर फोकस करती है और इसलिए इस बार भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व पूरी तरह से सतर्कता के साथ एक एक सीट का सर्वे कराकर वहां उस सीट का आकलन कर रहे हैं और प्रत्याशी तय कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छे प्रत्याशी तय होंगे और निश्चित रूप से इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय मिलेगी। तो गणेश जी महाराज जो विघ्नहर्ता कहलाते हैं, वो बीजेपी के सारे विघ्नों को हरते हुए एक बार फिर हमको सफलता दिलाएंगे। वो विघ्न क्या है मैडम? वही सवाल था, ऐसे क्या विघ्न जो आपको लगते हैं? देखिए, चुनाव होते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियां सामने आती है। लोगों की अपेक्षाएं, क्योंकि लंबे समय से हम सरकार में हैं, तो अपेक्षाएं भी बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक बात है। और स्वाभाविक रूप से सरकार अपने स्तर से लगातार प्रयास करती है, पर हो सकता है कुछ लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और वही विघ्न संतोषी बनते हैं। और इसलिए लेकिन हमारी सरकार का, मुझे लगता है कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगातार समाज के हर वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। समाज का हर वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र कह लें, हम एग्रीकल्चर का फील्ड कह लें, या फिर जन कल्याण की योजनाओं की बात कह लें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने डबल इंजन की गति से काम किया है। और इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि अप्रत्याशित विकास मध्य प्रदेश का हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, आज हम खुद इस बात के साक्षी हैं कि एक समय था जब मध्य प्रदेश में हमें होशंगाबाद जिला पहुंचने में भी 3 से 4 घंटे लगते थे, लेकिन आज मात्र 1 या 1.5 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो विघ्न बाधाएं हैं वो तो हर बार थोड़े बहुत होते ही हैं, लेकिन इस बार ऐसा कोई बड़ा विघ्न बाधा मुझे दिखाई नहीं दे रही है।
जनता संतुष्ट है, प्रदेश की जनता खुश है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत आस्था उनके मन में है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता का समर्थन और आशीर्वाद इस बार भी हमें मिलेगा। आपने बोला इस बार बहुत सतर्क होकर टिकट वितरण किया जा रहा है, तो 2018 में क्या कोई चूक हुई थी? नहीं, उसको चूक नहीं कहेंगे, लेकिन 2018 में बहुत सारी परिस्थितियां हमारे विपरीत चली गई थी और उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमें नुकसान हुआ था। इसलिए इस बार पार्टी ने पूरी सतर्कता बरती है कि जो 2018 में जो थोड़ी बहुत चूक हुई थी वो चूक ना होने पाए। आज संसद में महिला विधेयक बिल भी पेश किया जा रहा है, आप स्वयं महिला विधायक, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? हाँ, मुझे बहुत खुशी है आज ये कहते हुए कि 27 वर्षों से लंबित ये महिला आरक्षण बिल अंततः आज नए संसद भवन में प्रस्तुत हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जिस प्रकार की कार्यशैली है वो सारी आपत्तियों को दूर करते हुए इस बिल को निश्चित ही इस जो छोटा सत्र शुरू हुआ है उस सत्र में पास करवाएंगे, विशेष सत्र में पास कराएंगे। और एक अच्छी सोच के साथ ये सत्र शुरू हुआ है गणेश चतुर्थी के दिन। आप देखिए कितना सुंदर आज पावन दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है, भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है और 27 वर्षों से लंबित महिला आरक्षण बिल अगर आज प्रस्तुत हुआ है तो निश्चित रूप से इसको सफलता मिलेगी। महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हो, ये सोच हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की रही है और इसी सोच के चलते भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। पूर्व में भी किसी भी सरकार ने जब भी इस महिला आरक्षण बिल को संसद में प्रस्तुत किया है, सदन में प्रस्तुत किया, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उसका समर्थन किया। हमारी अपनी सरकार रही, अटल जी की सरकार में भी हमने 4 बार इसको प्रस्तुत किया था, पर पर्याप्त विपक्ष का सहयोग न मिल पाने के कारण हमको सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन जब भी विरोधी पक्ष ने, हमारी विरोधी सरकारों ने जब सदन में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, लेकिन उनके अपने ही घटक दलों को शायद वो समझा नहीं पाए थे। और मुझे लगता है कि इसके पीछे एक कारण भी है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो सफलता मिलती है, लेकिन विरोधी दलों का कभी भी महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की सोच ही नहीं रही, बल्कि वो एक आधी आबादी को गुमराह करने की दृष्टि से, वोट पाने की दृष्टि से हर चुनाव के पहले ये लेकर आते थे, लेकिन उसको कभी पास नहीं करवा पाते थे। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए इस बिल को वो लेकर आए हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अब विधानसभा और लोकसभा में भी 33% आरक्षण प्राप्त करके महिलाएं समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, वो निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनेंगी और जैसा कि कहा जाता है कि घर परिवार जितना बेहतर तरीके से प्रबंधन के साथ महिलाएं चलाती है, समाज में भी वो बेहतर दिशा दे सकती हैं। ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों के 50% आरक्षण में हमने देखा है किस प्रकार से गाँव में पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, हमारी बहनें घर से काम करती हुई निकल कर आई और एक बार जब प्लेटफॉर्म उनको काम करने का मिला तो किस प्रकार से महिलाओं ने अपनी क्षमताओं को साबित किया कि वह भी प्रशासनिक क्षमताएं रखती है, उनमें भी राजनीतिक समझ होती है। और इसलिए 50% आरक्षण की जगह 55% अगर बहनें चुन कर आ रही हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि सामाजिक सोच बदली है, लोगों के स्वभाव में परिवर्तन आया है, महिलाओं का भी आत्मविश्वास बढ़ा है और एक प्रकार से महिलाएं अब निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनी है। तो मुझे लगता है आज का दिन मेरे जैसी सभी मातृशक्तियों के लिए बहुत बड़े गर्व का दिन है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने देश की मातृशक्तियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए एक बार पुनः उनका विश्वास जीतने का काम किया और निश्चित रूप से इस प्रस्ताव को जिसे आज प्रस्तुत किया गया है, आने वाले समय में इसे सफलता मिलेगी। पर आज सोनिया गांधी ने कमेंट किया कि ये बिल तो हमारा था, हम पहले लेकर आए थे इसको। मुझे लगता है कि सिर्फ इस तरह से बोलने भर से काम नहीं चलता जी। लंबे समय तक इस देश में आपकी सरकारें रही है, लंबे समय तक आपने सत्ता के सिंहासन का सुख भोगा है, आप चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार भी रही, आपको किसी घटक दल की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता अगर महिलाओं के प्रति होती तो शायद यह बिल बहुत पहले पास हो गया होता। लेकिन मैंने कहा ना कि सिर्फ
देश की आधी आबादी को वोट बैंक के रूप में उपयोग करना और गुमराह करने की दृष्टि से वो ये बात कर रहे हैं। और उनके द्वारा जब भी ये बिल लाया गया कभी वो आगे नहीं बढ़ पाया, बल्कि ये लैप्स हो गया था। लेकिन किसी ने भी इसके पूर्व की पूर्ण बहुमत की सरकारों ने कभी ये कोशिश नहीं की कि इसको पुनः इस पर विचार किया जाए। और इस बिल के लिए, क्योंकि ये महिला आरक्षण बिल है, आधी आबादी से जुड़ा हुआ ये विषय है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। सोनिया गांधी आज भी हमारे सफलता का श्रेय लेने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन देश की आधी आबादी श्रीमती सोनिया गांधी को भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, कांग्रेस पार्टी को भी अब बहुत अच्छी तरह से जानने लगी है, और विपक्ष की जो सोच है उससे भी देश की आधी आबादी बहुत अच्छी तरह से समझ गई है कि ये पार्टियां सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को वोट बैंक के रूप में उपयोग करना चाहती है, लेकिन कभी राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं कर सकती। बट सवाल तो यहाँ भी ये उठ रहा है कि जब मध्य प्रदेश में 15-20 वर्षों से भाजपा की सरकार है, तकरीबन इतना समय हो गया, उसके बाद सिर्फ 11 विधायक महिलाओं में, बीजेपी की सरकार है, विधायक ज्यादा भी हो सकते थे। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि 50% स्थानीय निकायों ग्राम पंचायतों में अगर रिजर्वेशन दिया था तो वो हमारी सरकार ने ही दिया था जी। और इसलिए मुझे लगता है कि सच में एक अच्छी शुरुआत मध्य प्रदेश में इस दृष्टि से हुई थी। विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण की मांग हमारी लगातार चल रही है और चल रही थी, लेकिन जब केंद्र में इस प्रकार की सफलता हमको नहीं मिली तो उसके बाद हमारी पार्टी ने इस आरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए संगठन में 33% आरक्षण दिया। और 33% आरक्षण मिलने के बाद संगठन में बड़ी संख्या में महिलाएं निकल कर रही काम कर रही हैं। जहां तक चुनाव में टिकट देने की बात होती है, स्वाभाविक रूप से हर पार्टी ये चाहती है कि ऐसे प्रत्याशी का चयन हो जो सीट निकाले, जो सीट जीते। तो अगर आरक्षण की प्रक्रिया बहुत पहले हो जाती तो कहीं ना कहीं लोगों का मनस भी बदलता, महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ता और बड़ी संख्या में महिलाएं निकल कर आती। अब मुझे लगता है कि अगर अभी जो शुरुआत हो रही है, इसके बाद निश्चित रूप से 33% आरक्षण महिलाओं को मिलने के बाद जब इतनी बड़ी संख्या हाउस में महिलाओं की दिखेगी और जिस प्रकार से महिलाएं अपनी प्रशासनिक क्षमताएं दिखाएंगी, तो सभी को मजबूर होना पड़ेगा कि वास्तव में महिला आरक्षण बहुत पहले दिया जाना जरूरी था। एक और दिलचस्प आंकड़ा ये आया है 2008, 13 और 18 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में, जहां कांग्रेस ने 12% महिलाओं को टिकट दिए हैं, वहां बीजेपी ने महज 10% महिलाओं को ही टिकट दिए है। ये भी आज एक आंकड़ा है, दिलचस्प आंकड़ा है। एमपी की 49% लगभग आबादी, 48% से ज्यादा महिलाएं हैं, 2.67 करोड़ महिलाएं हैं, लेकिन लगातार 3 चुनावों का ट्रेंड ये बता रहा है कि कांग्रेस ज्यादा महिला प्रत्याशियों को टिकट देती है। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, ऐसा कोई ऐसा सोच या विचार के नहीं होता है कि महिलाओं को कम टिकट देना। मैंने कहा ना कि हर चुनाव में परिस्थितियां ऐसी होती है कि हर एक राजनीतिक दल सीट निकालने के लिए टिकट देता है, जीतने के लिए टिकट देता है जी। और यदि उस सीट पर किसी भी महिला कार्यकर्ता का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो स्वाभाविक रूप से पार्टी उसमें देरी नहीं करती है और देती भी है टिकट। आज भोपाल संभाग में भी अगर हम देखें तो गंज बासोदा से भी महिला विधायक है, शमशाबाद से महिला विधायक है, मैं स्वयं यहाँ से विधायक हूँ और हमारे कई इंटीरियर एरिया से भी हमारी पार्टी ने भी काफी महिलाओं को टिकट दिया था, पर वो चुनाव नहीं जीत पाई। तो जीतने के बाद संख्या कम हो सकती है, लेकिन हमारी पार्टी की सोच कभी भी ऐसी रही नहीं है। वो हमेशा अगर रिजर्वेशन नहीं हो पाया तो संगठन में दिया, संगठन में महिलाएं आगे बढ़ी। उसके बाद स्थानीय निकाय ग्राम पंचायतों में 50% आरक्षण दिया तो उसमें महिलाएं आगे बढ़ी। और निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि महिलाओं को जब अवसर मिलते हैं तो महिलाओं का एक आत्मविश्वास बढ़ता है, राजनीतिक समझ बढ़ती है और 33% आरक्षण मिलने के बाद मुझे लगता है कि महिलाओं को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। एक और प्रश्न मैडम एमपी में ये उठने लगा है अब कि मध्य प्रदेश में 2 बीजेपी काम करती है, एक मेन बीजेपी शिवराज जी की, दूसरी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी। बूथ लेवल पे भी ये चर्चा होती है, सियासी गलियारों में भी ये चर्चा होती है। आपकी ये अभेद्य सीट मानी जाती है गोविंदपुरा सीट। आपके जो ससुर साहब थे स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी, पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, 10 बार लगातार यहाँ से चुनाव जीते। आप लगभग 46,000 वोटों से भी ज्यादा वोट से यहाँ चुनाव जीती। उसके बावजूद जब भी इस सीट पर टिकट वितरण की बारी आती है तो नाम आता है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का, या अभी तो ये भी बात हो रही है कि चूंकि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से हैं, गिरीश जी जिनको आपने हराया था, तो उनके लिए भी प्रयास हो सकता है आपका।
क्या सोचना है? नहीं, मैं इसमें हमेशा यही कहती हूँ कि हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय होता है वो सामूहिक होता है। हमारी केंद्रीय कोर कमेटी, पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारी प्रदेश कोर कमेटी ये नेतृत्व करती है और जो भी नेतृत्व करती है वो जो भी निर्णय करती है वो सबको मान्य होता है। तो मुझे लगता है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक नेतृत्व जिस भी नाम का निर्णय करेगा वो हम सबके लिए मान्य होगा। जहां तक आपने कहा है कि हमारे यहाँ पर गुटों में बात की जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और आपने देखा होगा जन आशीर्वाद यात्रा में किस प्रकार से हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व एक साथ मिलकर इन यात्राओं को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से निर्णय करती है, सामूहिक रूप से चुनाव लड़ती है और सारे फैसले किसी एक के साथ नहीं होते, किसी एक के माध्यम से नहीं होते, बल्कि सभी हमारे प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से। कभी आपके मन में ये नहीं आता कि जिस सीट पर आपके परिवार ने इतना काम किया वहां पर दूसरे नाम चर्चा में भी क्यों आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति में काम करने वाले हर एक व्यक्ति की अभिलाषा होती है चुनाव लड़ने की जी। और मांगने का या उसको सोचने का सबको अधिकार होता है। अगर मैं काम कर रही थी गोविंदपुरा विधानसभा से तो स्वाभाविक रूप से मेरी भी अभिलाषा थी, मेरे जैसे और भी कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं उनकी भी अभिलाषा होगी। तो राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाला हर एक कार्यकर्ता आगे बढ़ना चाहता है, सबकी अभिलाषा होती है, लेकिन पार्टी जिस नाम पर निर्णय लेती है फिर सब उसके लिए काम करते हैं। कभी आपका जो गोविंदपुरा इसको अभेद्य किला माना जाता है, अब इस पे सेंध लगाने के लिए कमलनाथ जी भी आ रहे हैं यहाँ पे सभाएं करने, तो क्या लगता है उनकी सभाओं से कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत कांग्रेस हमेशा गलतफहमी में रही है, बहुत बड़ी गलतफहमी में, और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ही कार्यकर्ता है। इतने वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते हुए और भारतीय जनता पार्टी ने भी क्षेत्र की जनता के विश्वास पर खरा उतरने का हमेशा काम किया है। हमारे समस्त जनप्रतिनिधि पूजनीय बाबूजी ने जिस प्रकार से इस गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा की है, उस सेवा का परिणाम क्षेत्र की जनता हमेशा आशीर्वाद के रूप में देती आई है। और आज उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए मैंने भी इस बात का संकल्प लिया है कि गोविंदपुरा मेरे लिए भौगोलिक दृष्टि से विधानसभा भले ही होगा, लेकिन मेरा अपना परिवार है और एक परिवार की तरह परिवार के सदस्यों से जिस प्रकार से हमारा आचरण व्यवहार होता है वही होना चाहिए। हमारी सरकार चूंकि मध्य प्रदेश और देश में काम कर रही है, सरकार की योजनाओं का कितना लाभ हम अपने क्षेत्र की जनता को दिला सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा दिलाने का काम करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा विकास के लिए राशि लेकर आते हैं, बड़ी बड़ी सौगातें लेकर आते हैं, ताकि हमारा गोविंदपुरा विधानसभा एक आदर्श विधानसभा बने। और मुझे खुशी है आज ये कहते हुए आपके बीच में कि 2018 में जब गोविंदपुरा की जनता ने बाबूजी के बाद मुझे आशीर्वाद दिया, तो निश्चित रूप से मेरे लिए भी बड़ी चुनौती इस बात की थी कि बाबूजी जिस प्रकार का प्लेटफॉर्म मुझे देकर गए हैं, उस प्लेटफॉर्म को मुझे बरकरार रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। जैसे ही विधायक चुनकर आई, दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। अब कांग्रेस कभी विकास की राजनीति करती नहीं है। कांग्रेस का काम दूसरों के काम का यश लेने का काम होता है, और हमने जो पूर्व के हमारे काम स्वीकृत कराए थे उन कामों का भूमि पूजन कांग्रेस के सारे नेता आके करने लगे थे। 15 महीने हमने कांग्रेस की सरकार के साथ संघर्ष किया था। 2 साल कोविड के संकट काल में हमने अपने क्षेत्र की जनता को वो सारी सेवा देने का काम किया जिसकी दरकार, जिसकी अपेक्षा उनको हमसे थी। एक एक घर में भोजन पहुंचाने का काम, राशन पहुंचाने का काम, दवाइयां पहुंचाने का काम, कोविड के उस संकट काल में भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर लोगों की मदद कर रहे थे। ऐसे समय में दूसरा और कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता सड़क पर नहीं दिख रहा था। उस समय भी जनता ने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि कितना बड़ा संकट इस समय देश के सामने है, और हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, हमारे क्षेत्र के विधायक लगातार हमारे बीच में है। यहाँ तक कि BHEL का कारखाना, जहाँ लगातार हर रोज हर तीसरे दिन एक युवा की मृत्यु हो रही थी कोविड के कारण, BHEL ने अपनी फैक्ट्री को बंद करने के लिए साफ मना कर दिया था। उस समय भी मैंने कहा था कि 35 युवा मौतें हो गई हैं अगर फैक्ट्री अभी भी बंद नहीं की, क्योंकि
कोरोना की चेन तोड़ना जरूरी थी और वो 7 दिन फैक्ट्री बंद करने के बाद ही संभव हो सकता था। तब मैंने BHEL मैनेजमेंट से कहा था कि अगर आप नहीं बंद करेंगे तो मैं धूप में यहाँ पर धरना दूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि आपको मजबूर करूं कि आप फैक्ट्री बंद करें ताकि ये कोरोना की चेन टूटे और हमारी जो युवा लगातार मृत्यु जिनकी हो रही है वो बंद हो। तब BHEL के 7 दिन के लिए फैक्ट्री बंद हुई थी और तब हमारे युवाओं को वहां पर राहत मिली थी। 35 युवाओं की मृत्यु उस समय हुई थी। तो लगातार मेरी कोशिश यही रही कि क्षेत्र की जनता के हर परेशानी में उनके साथ खड़े रहकर उनकी हम मदद करें, सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने का काम करें। 50,000 लाडली बहनें पंजीकृत हुई हैं। आप विचार करिए कि 50,000 बहनों के खातों में 1250 रुपए हर महीने पहुंच रहा है। हर 10 तारीख बहन के लिए, लाडली बहनों के लिए एक उत्सव का दिन बन गई है। इतनी अपार खुशी उनके मन में है कि जब उनके बीच में हम जाते हैं तो वो हमें झलकती है। और उसके साथ ही साथ 29,000 बेटियों को हमने लाडली लक्ष्मी बनाया है। एक सामाजिक सोच में बेटियों के जन्म के प्रति परिवर्तन आया। आज मेट्रो का नेटवर्क देखें तो एम्स के वहां हमारा मेट्रो नेटवर्क पहुंचा है। बड़ी सबसे बड़ी लाइन हमारे गोविंदपुरा में मेट्रो की डली है। उसके साथ ही साथ हम फ्लाईओवर बनकर तैयार हुए हैं। साथ ही साथ मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण हो रहा है। यहाँ तक कि कॉलोनियों के अंदर तक की रोडों का निर्माण भी हमने कराने का काम किया है। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, हमने शासकीय महाविद्यालय हमारे क्षेत्र को दिया। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा CM राइज स्कूल जो 100 करोड़ की लागत का है वो हमारे क्षेत्र में बन रहा है। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क 1000 करोड़ रुपए की लागत से वो बनकर तैयार हुआ है, जहां बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग मिलेगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा। और उसके साथ साथ 100 बेड का नया हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ। मेरे 18 वार्डों में 18 संजीवनी शासकीय क्लिनिक खुलकर तैयार हुए हैं, जो मिनी शासकीय अस्पताल के रूप में काम कर रहे हैं, जो लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा है स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो मुझे लगता है कि जो काम हमने किए और लोगों ने जो हमारा काम करने का तरीका देखा, हमारी कार्यशैली देखी, तभी तो 1 वर्ष पूर्व हुए नगर निगम के चुनाव में 18 वार्डों में हमारे क्षेत्र की जनता ने 17 पार्षदों को जिताया। अगर हम काम ना कर रहे होते तो नगर निगम का चुनाव तो सबसे छोटा चुनाव होता है, सबसे कठिन चुनाव होता है। अगर हम काम ना कर रहे होते तो सबसे पहला असर तो उसी पे पड़ता कि हमारे पार्षद नहीं जीत पाते। लेकिन 18 में से 17 पार्षदों का जीत कर आना इस बात का प्रमाण है कि हमने गोविंदपुरा में प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। ये क्षेत्र हमारे लिए भौगोलिक क्षेत्र नहीं है बल्कि हमारा परिवार है। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता परिवार भाव की तरह गोविंदपुरा की जनता की सेवा कर रहा है। हम सब मिलकर अपने इस विधानसभा पर गर्व करते हैं कि इस विधानसभा के एक एक घर में हमारी पार्टी की विचारधारा पहुंची है और हमने उनको पार्टी का समर्थक, विचारधारा का समर्थक बनाया। काम तो आपने बता दिया, अब कोई वो भी रहस्य बता दे कि गोविंदपुरा सीट पर कभी कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्यों नहीं आता? मतलब प्रदेश में भी आने लगा है, लोग कहते भी कि बीजेपी को बहुत समय हो गया है, हालांकि बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की लड़ाई है इस बार, लेकिन गोविंदपुरा सीट को में कभी कोई ये फैक्टर काम ही नहीं करता। मतलब ऐसा माना जाता है कि इस सीट पर बीजेपी ही जीतेगी, तो वो क्या रहस्य है? ये तो इसका जवाब तो शायद गोविंदपुरा की जनता ही आपको ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएगी। पर मेरा जहां तक सोचना है, मुझे ऐसा लगता है कि जनता जिनको चुनकर भेजती है उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं करती है, और अगर उनके द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि उनकी अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरता है तो वो बार बार उनके विश्वास का पात्र बनता है। और यदि आज हम जनता के विश्वास पात्र बने हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि हमने उनके विश्वास की कसौटी पर खरा उतरकर दिखाया है और हमेशा खरा उतरकर दिखाएंगे, क्योंकि जनता जिस उम्मीद के साथ हमको चुनती है, अगर उस उम्मीद को हम पूरा ना कर पाए तो हम अपने पद के साथ न्याय नहीं करेंगे, हम जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे। और हमारी पार्टी के संस्कार ही ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर विकास का पर्याय बनकर काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जनता के सेवक बनकर काम करते हैं। बहुत ही आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिए और सभी आपने प्रश्नों का जवाब दिया। बस जाते आते ये बता दीजिए, कुछ समय पहले मैंने आपका एक वीडियो देखा था, आप कृष्ण में हो गई थी, राधा जी के गेटअप में थी, आपने डांस भी किया था। आज गणेश चतुर्थी है, गणेश उत्सव, इस पर कुछ विशेष करेंगी? मेरे लिए हमारी सत्य सनातन संस्कृति मेरे रोम रोम में बसी हुई है।
मेरी आत्मा में बसी हुई है। मैं गर्व करती हूँ कि मैंने सत्य सनातन धर्म में जन्म लिया है, और इसलिए मेरी कोशिश भी यही होती है कि मेरे माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए प्रेरित करूं कि हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म में मनाए जाने वाले हर पर्व को हमें उत्साह और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जो ऐतिहासिक विरासत हमको ये सौंपी है, इसको आने वाली पीढ़ियों को सौंपने के लिए हमें हर त्यौहार परंपरा के साथ मनाकर हमारी नई पीढ़ियों को सिखाना चाहिए। और मेरी कोशिश भी, मेरे घर के बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे को भी मैं ये सिखाती हूँ पूजा करने की पद्धति क्या है, हर त्यौहार जब आते हैं तो उनको किन किन रीति रिवाजों के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि यही हमारी विरासत है, यही हमारी धरोहर है। और इसलिए हमारी सत्य सनातन संस्कृति को, जो हमारी आत्मा में बसी हुई है, उसको परंपराओं के साथ आने वाली पीढ़ियों को सौंपना, उसके लिए मैं अपने स्तर से जो हो सकता है वो प्रयास करती हूँ। आज गणेश चतुर्थी का दिन है। आज हमने अपने घर में गणेश जी की स्थापना की है, और मुझे लगता है कि 10 दिन तक ये घर में गणेश जी का उत्सव बना रहेगा, गणेश जी का आशीर्वाद बरसता रहेगा। और कितनी सुंदर हमारी संस्कृति है कि 10 दिन पूरे शहर में ही नहीं, पूरे देश में जब गणेश जी विराजमान हो रहे हैं तो सबका मन अपार हर्ष और उल्लास से भरा हुआ है कि गणेश जी को सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि का देवता कहा जाता है। वो आते हैं तो सुख समृद्धि लाते हैं, तो निश्चित रूप से अब इस देश में भी सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि की बारिश होगी। तो आपने हमारे साथ बात करी एमपी लाइव न्यूज से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्पीचर इंटरव्यूज भी करता हूँ, तो हम आपका एक स्पीचर इंटरव्यू करेंगे। मैंने लास्ट में आपको सुना सनातन पर बात करते हुए, तो उस पर हम 15-20 मिनट किसी दिन अलग से बात करेंगे। और सारे सवालों का आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिया, उसके लिए अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.